मथुरा नगर के एक राज्य में राजा विक्रम सिंह रहते थे। राजा विक्रम बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से वह आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध थे। उनके फैसले से पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी इंदुमती बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के कारण राजा बहुत चिंतित रहते थे। मंत्री जी, आजकल राज्य में क्या चल रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं ना है? नहीं नहीं महाराज, अभी तक राज्य में तो सब ठीक चल रहा था, पर बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, एक उड़ती हुई खबर आसमानों से मेरे कानों तक आई है। राज्य में कुछ राक्षसों ने लोगों का जीना हराम किया है, पर हमारे सैनिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं। मंत्री जी, अगर ये बात सही है तो हमारे सजय के निवासी भारी मुसीबत में है। महाराज, अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर पता लगाइए कि यह खबर सच्ची है या झूठी है। इसकी जानकारी हमें आज ही चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ यह खबर कहाँ से आई है। राजा के आदेश पर मंत्री जी तुरंत उस खबर की पुष्टि करने निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें काफी भीड़ दिखाई देती है। अरे, ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या बात है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मंत्री जी उस भीड़ के पास जाकर देखते हैं तो एक किसान अपनी पुत्री के मृत शरीर के पास बैठकर रो रहा है, जिसकी वजह से आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अरे भाई शंकर, ये कौन है और ये सब कैसे हुआ? मंत्री जी, ये मेरी पत्नी है, पर यह अब कुछ बोल नहीं रही। देखिए ना मंत्री जी, किसी ने मेरी पत्नी को मार डाला। मेरी पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी। मेरी पत्नी आज कपड़े धोने तालाब के पास गई थी। वहां से लाल सागर नगीच में ही है। वहां पर रहने वाले राक्षसों ने मेरी पत्नी की जान ले ली। लेकिन शंकर भाई, आपकी पत्नी की सुंदरता से उन राक्षसों को क्या लेना देना? वे राक्षस है। जहां तक मुझे पता है राक्षसों के बारे में, वे तो सभी को मार देते हैं। नहीं नहीं मंत्री जी, वह राक्षस लोगों की सुंदरता और उनकी जवानी को खाकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं और फिर उन्हें मार देते, और ऐसा करके वे जवान और किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं। इसी कारण उन्होंने मेरी पत्नी को मार दिया। मंत्री जी उसे दिलासा देकर आगे बढ़ जाते हैं। अरे, ये क्या है? मंत्री जी घायल हिरण के पास जाते हैं। तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? किसने की? हाँ, मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वह राक्षस आता ही होगा। पर तुम्हें इस दशा में मैं कैसे छोड़ दूं? देखते ही देखते वह हिरण वहीं दम तोड़ देता है। मंत्री जी उसकी बात सुनकर महल के लिए वापस निकल पड़ते हैं। जावेद, इधर आओ। जी राजकुमारी, बताइए। अच्छा जावेद, क्या सच में गांव में मेला लगा है? जी राजकुमारी, बहुत ही शानदार सजावट हो रखी है। मैं अपने बच्चों को लेकर शाम को जाऊंगा। अच्छा जावेद, क्या कोई तरीका है मैं कैसे जाऊं मेला? राजकुमारी जी, आप महाराज से आदेश ले लीजिए, आपको हम सभी मेला घुमा देंगे। ठीक है जावेद, अब आप जा सकते हैं। वो अब मुझे पिताजी से ही पूछना होगा। उनसे पूछने पर वो मेरे साथ सिपाही और मंत्री दोनों को भेज देंगे। और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो फिर चल के देखते हैं। राजकुमारी अपने पिताजी को मनाने जाती है। पिताजी, आपको पता है मुझे अपने लिए नए कपड़े लेने हैं। क्या मैं आपका थोड़ा वक्त ले सकती हूँ? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम दस्युओं से मदद ले लो। ओहो पिताजी, आप आराम भी कर लिया कीजिए।
इतना सारा काम करके आपको थकान नहीं होती? अगर मैं आराम करूंगा तो राज्य का ख्याल कौन रखेगा? राज्य में क्या हो रहा है, कौन कैसा है, ये सब देखना जानना बहुत जरूरी है। पर पिताजी। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? इतना मक्खन क्यों लगा रही हो? बताओ मेरी पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? बताओ। पिताजी, मैंने सुना है राज्य में मेला लगा है, मैं उस मेले में जाना चाहती हूँ, क्या मैं वहाँ चली जाऊँ? ओह, तो आप मेला देखना चाहती हैं, इसीलिए इतना मक्खन लगा रही थी। ठीक है, मैं मंत्री जी से कहता हूँ कि वह आपको सैनिकों के साथ मेले में लेकर जाएं और आपको मेला दिखाएं। मंत्री जी और सैनिकों का जाना जरूरी है क्या? मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती। आपके साथ उनका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस राज्य की राजकुमारी हैं। आपको कहीं कुछ हो गया तो आप कोई आम नागरिक नहीं हो। लेकिन पिताजी, मैं वहाँ एक आम नागरिक बन के जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आम लोगों की जिंदगी कैसी होती है। नहीं पुत्री, आपको अकेले भेजना मतलब मूर्खता करना। आपके साथ मंत्री और सैनिकों का जाना बहुत जरूरी है। राजा यह कहकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि राजकुमारी उदास होकर महल के बगीचे में जाकर बैठ जाती है। कालू शिकारी अपने तीर कमान का उपयोग करते हुए कई सारे पंछियों पर निशाना लगाता है, पर एक भी तीर किसी पंछी को नहीं लगती। आज भी कोई शिकार नहीं मिला। मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, क्या पता आगे मिल जाए। ये भी छूट गया। मेरी किस्मत ही खराब है। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। शिकार न मिलने से कालू निराश हो जाता है। इधर ये पंछी उड़ते उड़ते राजमहल पहुंच गया। पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं मेले का आनंद कैसे लूंगी? सिपाहियों के साथ जाने में मुझे आनंद नहीं मिलता। अभी राजकुमारी अपने मन में यह सोच ही रही थी कि अचानक उसके पैर के पास वह जख्मी चिड़िया आकर गिरती है। अरे प्यारी चिड़िया, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है। तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, रुको। प्यारी चिड़िया, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। राजकुमारी यह कहकर उस चिड़िया की चोट पर दवा लगाती है। तुम कौन हो और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? तुम्हें ये जख्म कैसे लगा? मेरा नाम रानो है। जंगल में एक शिकारी जो हम पर तीर चला दिया और सब उड़ गए, लेकिन तीर मेरे पंख को भेद के निकल गई। बड़ी ही मुश्किल से जान बचाई हूँ और मैं यहाँ आकर गिर गई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ रानो। तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी नई सहेली। जब तक तुम्हारा मन करेगा तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हारा घाव भी ज्यादा है। क्या सच में तुम मुझे अपने साथ रखोगी? यह बगीचा तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ये राजकुमारी इंदुमती का तुमसे वचन है। तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। राजकुमारी के वचन को सुनकर रानो खुश हो जाती है और राजकुमारी से प्रेम करने लगती है। इधर मंत्री जी राजा के पास आते हैं। कहिए मंत्री जी, क्या खबर लाए हैं? क्या माहौल है राज्य में? महाराज, बुरी खबर है। क्या मतलब है आपका? आपने उस बात की पुष्टि की? जी महाराज, मैंने उस बात की पुष्टि कर ली है। वह बात वाकई में सच है और यह मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। क्या देख कर आए हैं? आप मुझे बताइए। महाराज, गांव में उस राक्षस। राजा के पूछने पर मंत्री जी उन्हें सब कुछ बताते हैं। मंत्री जी, हमें यह सब रोकना होगा। इसके लिए हमें स्वयं उस नदी के पास जाकर देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। पर महाराज, यह खतरनाक हो सकता है। हाँ, लेकिन अपनी प्रजा के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। राजा तुरंत मंत्री जी के साथ उस नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक उनके घोड़े जंगल में रुक जाते हैं। महाराज, हमारे घोड़े पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लगता है ये थक गए हैं। आप इन्हें छायादार स्थान पर बांधकर पानी पिलाएं।
सारे घोड़ों को छायादार जगह पर बांधकर पानी पिलाते हैं और राजा वहीं बैठ जाते हैं। इतने में एक तपस्वी वहां से गुजरते हैं। भिक्षम देहि। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान भव। तपस्वी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी महाराज, बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप तपस्वी, मैंने आपको इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा। क्या आप यहाँ नए हैं? जी महाराज, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ और यहाँ अपना ठिका ढूंढ रहा हूँ। तो क्या आपको आपके रहने लायक कोई जगह मिली? नहीं महाराज, अभी तक तो नहीं। तो क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी बिल्कुल महाराज। तो बताइए, आपको इस पूरे राज्य में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? मैं आपको वही जगह दे दूंगा। महाराज, अगर संभव हो तो आप मुझे पहाड़ की चोटी पर जगह दे दे, ताकि मैं वहाँ एकांत में रह सकूं। ठीक है तपस्वी, आज से वह पहाड़ी की चोटी आपकी हुई। धन्यवाद महाराज। राजा की बात सुनकर तपस्वी बहुत खुश होते हैं। यह लीजिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। तपस्वी, यह क्या है? पर तपस्वी, मैं इस अंगूठी का क्या करूंगा? भला यह मेरे किस काम का? महाराज, आपको इस अंगूठी का महत्व अभी नहीं समझ आएगा। जब आपकी पुत्री दुविधा में होगी, तब आपको इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तपस्वी यह कहकर वहां से चले जाते हैं, जबकि अपनी पुत्री का जिक्र सुनकर राजा थोड़ा परेशान हो जाते हैं। महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप निश्चिंत रहे, और अब मुझे लगता है कि हम जिस काम के लिए जा रहे थे, हमें वहां चलना चाहिए। इतना कहकर मंत्री जी और राजा उस नदी के किनारे पहुंचते हैं। मंत्री जी, यह नदी तो बिल्कुल साफ सुथरी है। भला यहाँ पर कैसे किसी राक्षस निवास का होना मुमकिन है? जी महाराज, जहां तक मैंने सुना है, राक्षस हमेशा अपना निवास गंदी जगह पर बनाते हैं, मगर यहाँ तो बहुत साफ सफाई है। हो सकता है यह उन राक्षसों का छलावा हो। हे राक्षस, तू जो कोई भी हो, यहाँ मेरे सामने प्रकट हो, यूं पीठ पीछे। इन मासूमों की जान लेकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? हिम्मत है तो आओ मेरे सामने। राजा के बहुत चीखने चिल्लाने पर भी नदी में कोई हलचल पैदा नहीं होती। मंत्री जी, हमने हर तरह से उन राक्षसों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं आए। हो सकता है कि अभी वह यहाँ हो ही ना। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है अभी वो राक्षस अपने शिकार निकले हुआ। खैर मंत्री जी, आप यहाँ पर राज्य के किसी भी व्यक्ति को आने ना दे, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। राजा और मंत्री जी नदी का मुआयना करके महल वापस लौट आते हैं। इधर राजकुमारी रणो चिद्दिया के साथ बगीचे बैठकर बातें करती हुई। तुम्हें पता है रानो, यहाँ राज्य में बहुत बड़ा मेला लगा है। जी हाँ राजकुमारी, हम सब अपने झूरा के साथ मेले में दाना चुनने जाते थे। मैं भी मेला देखना चाहती हूँ, पर पिताजी मुझे मेला देखने नहीं जाने देते। कहते मंत्री और सैनिकों के साथ जाओ। हाँ, तो आपको उनके साथ ही जाना चाहिए। राजकुमारी जी, आप इतनी सुंदर हैं, आपको ऐसे अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और तो और राज्य में अब तो राक्षसों का वास भी है। रानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों को तो बस एक मौका मिलना चाहिए इन बेकार की अफवाह को लाने का। राज्य में अगर ऐसा कुछ होता तो गांव में मेला क्यों लगता? मेले में तो कितने लोग आते जाते हैं, क्या उन्हें कोई खतरा नहीं होगा? नहीं राजकुमारी, मैंने खुद देखा है, उस नदी पर 2 बड़े राक्षस है। आपकी सुरक्षा के लिए महाराज ने कहा है, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। आपको मंत्री जी और सैनिकों के साथ जाने को कहा है, तो आप उनके साथ में ही जाइए। ठीक है रानो, मैं पिताजी से दूसरी बार पूछती हूँ, लेकिन मैं मंत्री जी और सैनिकों के साथ नहीं, बल्कि अपनी दासिफ के साथ जाऊंगी। राजकुमारी रानो से यह कहकर अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे मेले में जाना है, लेकिन मैं मंत्री जी और सैनिकों के साथ नहीं, बल्कि अपनी दासिफ के साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, जाओ,
लेकिन ध्यान रखना, राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। ठीक है, राजकुमारी जी ज्यादा मक्खन न लगाइए, मैं समझ गया। मंत्री जी, आप दासियों को कुछ मुहरे दे दीजिए। राजकुमारी खुशी खुशी रानो और अपनी दासियां के साथ मेला देखने जाती है। अरे वाह रानो, यहाँ कितना मजा आ रहा है। देखो यहाँ कितने सारे झूले हैं, मुझे झूला झूलना है। आओ रानो। राजकुमारी ये कहकर एक बड़े से झूले पर बैठ जाती है। हमें हमारा शिकार मिल गया है। अब हमें यह सोचना होगा कि हम इस सुंदर राजकुमारी को कैसे उस नदी तक ले जाएं। भैया, ये तो बहुत खूबसूरत है। इससे तो हम 10 साल और जवान हो जाएंगे। हा हा हा। यह सब मुझ पर छोड़ दो भैया, मैं अभी इसका बंदोबस्त करती हूँ। देखते ही देखते वह राक्षसनी एक सुंदर खरगोश का रूप ले लेती है। अरे वाह रानो, देखो तो कितना सुंदर खरगोश है। मुझे इसे पकड़ना है, मैं इसे अपने महल में ले जाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं उसे अभी पकड़ के लाती हूँ। राजकुमारी जैसे ही उस खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही वो खरगोश भागने लगता है। अरे अरे रुको तो सही, प्यारे खरगोश तुम कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। राजकुमारी यह कहते हुए खरगोश के पीछे भागने लगती है, जबकि दासियां और रानो राजकुमारी के पीछे इन्हें दूर जाने से रोकने के लिए भागती हैं। राजकुमारी, राजकुमारी रुक जाइए, आगे राक्षसों की नदी है, वहाँ आपका जाना ठीक नहीं है। राजकुमारी रुक जाइए। मुझे वो खरगोश चाहिए, तुम लोग उसे पकड़ कर लाओ। देखो कहाँ गया वो, कितना सुंदर खरगोश था। पर राजकुमारी, खरगोश तो कहीं गायब हो गया है, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमें अब महल वापस चलना चाहिए। नहीं दासी, मुझे लगता है वो खरगोश डर कर कहीं छुप गया है। हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। राजकुमारी को उस मायावी खरगोश से लगाव हो जाता है। उसके इंतजार में राजकुमारी वहीं बैठ जाती है। दासियाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, इसीलिए मैं अपनी पैरों को हल्का करने के लिए नदी में बैठने जा रही हूँ। राजकुमारी, यह नदी सही नहीं है, हम आपको यहाँ नहीं जाने दे सकते। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। दासी, भूलो मत कि मैं राजकुमारी हूँ। राजकुमारी, दासियाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका ऐसा करना उचित नहीं। आप उस नदी के पास मत जाओ। अरे रानो, कुछ नहीं होगा, देखो तो सही, ये कितना साफ और सुंदर है, भला इसमें क्या खतरा है। राजकुमारी उस नदी में अपने पैर लटकाकर बैठ जाती है। देखा रानो, कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों का फैलाया हुआ अफवाह है। राजकुमारी यह कह ही रही थी कि अचानक उस नदी से एक राक्षस और एक राक्षसनी प्रकट होते हैं, जो देखने में बड़े ही भयानक थे। उनके लंबे लंबे पैर, बड़े बड़े हाथ, धारदार दांत, जो उनके और भी भयानक दिखा रहे थे। कौन हो तुम? वही हूँ जिसके पीछे तुम यहाँ तक आई थी। हा हा हा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस वो खरगोश के पीछे आई थी। देखते ही देखते राक्षस और राक्षसनी यह कहकर हंसते हुए राजकुमारी को अपने साथ लेकर गायब हो जाते हैं। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो मुझे, मेरे पिताजी आते ही होंगे और वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वो हम डर गए। हन 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 हन। राजकुमारी, हम तुम्हें छोड़ ही तो नहीं सकते। कौन सी जगह है ये और तुम लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? यह पाताल लोक है। अब हम तुम्हारी सुंदरता को छीनकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। मगर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
मुझे तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है, जिसकी सजा तुम भुगत रही हो। ऐसा क्या किया है मेरे पिताजी ने जो तुम सब ऐसा कर रहे हो? यह हमारी जगह थी और यहाँ पर हम अपना शिकार करते थे, मगर तुम्हारे पिता ने यहाँ पर लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण हमें अपने शिकार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन अब तुम्हारे पिता को भटकना पड़ेगा। ऐसा क्या किया है मेरे पिताजी ने जो तुम सब ऐसा कर रहे हो? देखो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दिलवा दूंगी, लेकिन तुम मुझे यहाँ से जाने दो। हम ऐसा ही तो नहीं कर सकते। एक बार जो इस पाताल लोक में आ जाता है वो दोबारा वापस नहीं जा पाता। ये कहकर राक्षस और राक्षसनी दोनों गायब हो जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। महाराज, महाराज, राजकुमारी को। क्या बात है दासी, क्या हुआ राजकुमारी को? साफ साफ बताओ। दासियों ने आंखों देखा हाल महाराज को बता दिया। जिसका डर था वही हुआ। मंत्री जी, मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। अब मैं क्या करूं? अपनी पुत्री को कैसे बचाऊं? महाराज, मुझे लगता है हमारी मदद अब तपस्वी बाबा ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कुछ आपसे। राजा और मंत्री जी दोनों पहाड़ की चोटी पर तपस्वी बाबा से मिलने निकल पड़ते हैं। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान बाबा। क्या बात है महाराज, आप बड़े चिंतित लग रहे हो। तपस्वी, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता महाराज? तपस्वी के पूछने पर राजा उन्हें सारी बात बताते हैं। महाराज, यह तो बहुत ही गलत हुआ। वह कोई ऐसे वैसे राक्षस नहीं, बल्कि 1000 साल पुराने राक्षस है। वह लोगों की ताकत को चूस कर अपनी ताकत बढ़ाते हैं, और वह सभी को नहीं, केवल जवान लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। तपस्वी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान के लिए मेरी पुत्री को बचा लीजिए। तपस्वी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय पट स्वाहा। तपस्वी मंत्र पढ़ते आसना में विलीन हो जाते हैं। थोड़े देर बाद, महाराज, मैंने जो आपको अंगूठी दी थी वो मुझे चाहिए। तपस्वी, वह अंगूठी मेरे ही पास है। रुकिए, मैं अभी आपको देता हूं। तपस्वी उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कैद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और वह सब पाताल लोक में राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। पुत्री, मैं आ गया हूं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी, आप यहाँ से चले जाइए, वरना ये राक्षस आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक है। आप यहाँ से चले जाइए। नहीं पुत्री, इस बार हम उनका अंत करने आए हैं, तुम घबराओ नहीं। राजा यह कहकर जैसे ही राजकुमारी को खोलते हैं, वैसे ही राक्षस और राक्षसनी प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो हमें बहुत सारी ताकतें एक साथ मिलने वाली हैं। दुष्ट राक्षस, यह तेरी गलत सोच है। आज हम तुम दोनों का सर्वनाश करने आए हैं। अच्छा मजाक था। हम। और तुम लोग ये कैसे करोगे? यह मजाक नहीं, बल्कि सच्चाई है। अब तुम्हारा मरना तय है। महाराज, वह बबूती जल्दी से इन पर डालिए, इससे पहले कि यह गायब हो जाए। तपस्वी की बात सुनकर राजा वो सारी भभूति उन दोनों राक्षसों पर डाल देते हैं, जिससे वो आग में जलने लगते हैं। कौन हो तुम और यह सब क्यों कर रहे थे? हम हजारों साल पुराने राक्षस हैं और हम मानते हैं कि हमने लोगों के साथ गलत किया, लेकिन लोगों ने हमारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा किया था। बस हम अपना बदला ले रहे थे।
आज से हजारों साल पहले हम भी इंसान हुआ करते थे। हम दोनों अपने माता पिता के साथ एक बगीचे में बैठे थे। इसी राज्य के राजा अमरेंद्र सिंह, आपके पूर्वजों ने हमारे माता पिता को मार दिया और हमें इसी नदी में डूबा दिया, जिससे हम तरहप तरहप कर उस पानी में डूबकर मर गए। और फिर हम राक्षस बनकर लोगों से अपनी मौत का बदला लेने लगे। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है, हो सके तो हमें माफ कर देना। इतना कहकर राक्षस और राक्षसनी आग में जलकर राख हो जाते हैं। महाराज राजकुमारी को क्षुधाते हैं। तपस्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पुत्री की जान बचाई। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपके लिए मेरा दरबार खुला है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था और आपके अच्छे कर्मों का, जो आप अपनी प्रजा के लिए इतना अच्छा करते हो। उम्मीद है आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। देखते ही देखते तपस्वी गायब हो जाते हैं और राजा अपने महल निकल पड़ते हैं।